आपने एक लाइफस्टाइल ब्रांड का नाम सुना है, ज़ारा? उसे फास्ट फैशन ब्रांड कहा जाता है, क्योंकि वो अपने स्टोर्स के अंदर या अपने ऑनलाइन पोर्टल के अंदर ना बहुत जल्दी जल्दी नए नए डिज़ाइंस, नए नए स्टाइल लाते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं। इसीलिए वो फास्ट फैशन होता है। कपड़ों में ये बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन ये गाड़ियों में भी आजकल काफ़ी होने लगा है। फास्ट फैशन ब्रांड हो गई है गाड़ी कंपनियाँ भी। उनमें से एक किया है। भैया इतनी तेज़ी से मॉडल आते हैं, इतने ज़्यादा मॉडल लेकर आते हैं और उसके अंदर इतने सारे वेरिएंट ले आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज हमारे साथ इस फास्ट फैशन ऑटोमोबाइल ब्रांड किया की नए नवेले प्रोडक्ट के साथ हम मौजूद हैं। इसका नाम है किया सिरोस, साइरोस, सिरोस, साइरोस, एनीवेज सिरोस ही कहते हैं, मतलब क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। ये गाड़ी किया ने क्यों बनाई, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि देखो सोनेट जो इससे थोड़ी सी छोटी गाड़ी है वो भी अच्छी बिक रही थी। सेल्टॉस जो इससे बड़ी गाड़ी है उसने तो धुआं उठा ही रखा है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया के अंदर। इतने कम समय में अपने पैरों को फैला लेना, पूरे इंडिया में नाम बना लेना, इंडिया जैसी ट्रिकी मार्केट के अंदर अपनी पहचान बना लेना, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर एक नया सेगमेंट क्रिएट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस प्रोडक्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट एनीवेज अभी प्रोडक्ट आ गया तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। किया सिरोस को देख लेते हैं। ये वीडियो चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है। इसके अंदर पहला चैप्टर जो होगा वो इसके लुक्स के ऊपर होगा, इसका जो सेकंड चैप्टर होगा वो इसके कन्वीनियंस और फीचर्स के ऊपर होगा, इसका थर्ड चैप्टर जो होगा वो इसके ड्राइव इंप्रेशन के ऊपर होगा, फोर्थ चैप्टर सेफ्टी के ऊपर होगा और एंड में हम लोग इसके वर्डिक्ट की तरफ चलेंगे। वर्डिक्ट कहना गलत होगा, मतलब कि एक राय की तरफ चलेंगे। तो चैप्टर 1 के साथ शुरुआत करते हैं, इसके लुक्स के साथ। देखो जी जनाब, सामने से आप गाड़ी देखोगे तो अगर आपको मैं साफ शब्दों में बताऊं तो इसकी ग्रिल वगैरह जो है वो है क्लोज बिल्कुल ही। यहाँ पर कोई ऐसे आपको ग्रिल नहीं दिख रही होगी। इसको ये डिजिटल टाइगर नोज ग्रिल कह रहे हैं, लेकिन आप देखो तो ये वाला पार्ट पूरा क्लोज्ड है। ये हल्का सा आपको कारण से इंस्पायर्ड हुआ एरिया ज़रूर लगेगा, बट ये अपने आप में फिर भी फ्रेश लगता है। वहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा, रिजेंबलेंस नज़र नहीं आएगी। अगर आप पूरे फ्रंट की तरफ देखो, काफ़ी सफाई है और एक फ्रेशनेस है, एक बिल्कुल नया डिज़ाइन आपको ज़रूर इसके अंदर मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा कुछ देखा हुआ है। बीचों बीच किया की बैजिंग दे दी है। काफ़ी अपराइट हुड है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा काफ़ी हद तक सीधा रखा हुआ है इसको, ताकि अंदर से भी जब आप बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको एक अच्छा व्यू मिल जाता है, एक आइडिया लग जाता है हुड के साथ। उसके बाद अगर आप हुड से थोड़ा सा भी नीचे आओगे तो ये जो अपना बम्पर वाला इलाका है, यहाँ पर नीचे ग्रिल वाला पोर्शन है, इसको ओपन किया हुआ है। और अगर आप यहाँ देखें तो इधर कैमरा लगा हुआ है। गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है, एडास है और दुनिया भर के सेंसर्स है। इस गाड़ी में इतना इलेक्ट्रॉनिक है कि मान लीजिए चलता फिरता मोबाइल फ़ोन है ये। यहाँ पर आप देखो तो इधर सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। फ्रंट सेंसर्स तो हैं ही, साइड में भी इसके सेंसर्स हैं। जब हम साइड में चलेंगे तो वहाँ पर मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा बताता चलूँगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो रेडार लगा हुआ है, एडास लेवल 2 आता है, तो यहाँ पर रेडार की पोजीशनिंग भी करी हुई है इन्होंने। तो उसके बाद अगर देखो तो आप कुल मिला के ऐसा फ्रंट दिखता है। यहाँ पर सिल्वर कलर की एक स्किड प्लेट सी ऐड कर रखी है, अच्छा लगता है फ्रंट देखने में, बोल्ड लग रहा है। और अगर हम किया के प्रेजेंटेशन का कीवर्ड उठा लें, फ्यूचरिस्टिक लगता है। हर ऑटो ब्रांड आजकल फ्यूचरिस्टिक वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करता है। तो सामने से देखने में ये गाड़ी कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब ज़रा सा साइड में आ जाइए और आपको साइड से दिखाते हैं गाड़ी कैसे। ओह सॉरी, एक सेकेंड होल्ड ऑन गाइज, हेडलैम्प के बारे में तो बात ही करना भूल गए। आइस क्यूब शेप में हेडलैम्प्स हैं यहाँ पर और इसकी साइड में ये DRL ऐसी लगाई गई है। रात को ये DRL बड़ी प्यारी लगती है, अब काफ़ी ऐसे चौड़ा सा लुक देती है यहाँ पर। और ये जो क्यूब शेप लैम्प है, इनके अंदर आपको LED हेलोजन वगैरह अलग अलग टाइप के लाइट ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। वेरिएंट वाइज भी आपको हेडलैम्प के अंदर जो बल्ब है वो चेंज होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा और अलग अलग तरह के हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाओ तो इधर भी आप देखेंगे ये कैमरा लगा हुआ है भाई साहब। ये कैमरा जो है ये एडास के लिए दिया जाता है, सड़क को मॉनिटर वगैरह करने के लिए, और इसके अंदर भी आपको काम वाम हो जाता है, अच्छा काम हो जाता है। एनीवेज अब साइड में आ जाओ ज़रा। साइड में जैसे अपन आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो नज़र आएगी वो व्हील है, लेकिन जो पहली चीज़ मुझे नज़र आएगी वो साइड वाला सेंसर है। ये देखो यहाँ साइड में भी सेंसर लगाया हुआ है एक्चुअली इन्होंने। ये इस तरह साइड के सेंसर आपको जनरली थोड़े से प्रीमियम गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, बट किया ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखो हम इसको एक सोनेट और सेल्टॉस के बीच में एक प्रीमियम SUV की तरह इसको रख रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। अब टायर की तरफ आ जाते हैं, जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। 17 इंच के व्हील्स इसके अंदर लगे हुए हैं और व्हील का डिज़ाइन भी अच्छा है। और किया यही करता है कि भाई
अपने अलग अलग ट्रिम्स में अलग अलग तरह के डिज़ाइन देता है। 17 इंच के व्हील ऑप्शन भी आते हैं, 16 इंच व्हील ऑप्शन भी आता है, 15 इंच व्हील ऑप्शन भी आता है। वो ट्रिम वाइज जो है वो अलग हो जाएगा। ये टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है, तो इसके अंदर 17 इंच का व्हील ऑप्शन है, कुछ इस तरह का व्हील मिल रहा है, अंदर डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। सस्पेंशन वगैरह के बारे में बात अपन करेंगे ड्राइविंग के दौरान। इसके बाद ये व्हील आर्च देखो तो ये काफ़ी चौड़ी बड़ी एक अच्छी व्हील आर्च यहाँ पर किया ने दी है सिरोस के साथ में। अब पूरा एक बारी वाइड फ्रेम खोलते हैं तो भाई साहब ये ऐसी गाड़ी साइड से दिखती है। अगर आपको ये गाड़ी साइड से डिफेंडर की तरह लग रही है तो मेरे ख्याल से आपका चश्मे का नंबर बदल गया है, आप थोड़ा नंबर ठीक कराएं। गाड़ी डिफेंडर जैसी नहीं लगती, ये अपने आप में एक नई तरीके की गाड़ी है। थोड़ा सा रेडिकल डिज़ाइन इसको कह सकते हैं अपन। मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो ये करण जौहर की पिक्चर नहीं है जो सबको अच्छी लगेगी, ये अनुराग कश्यप की पिक्चर है जो किसी को तो बहुत बढ़िया लगेगी, कल्ट बन जाएगी, और किसी को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो ये वो वाली चीज़ है। रूफ रेल की बात करें तो ये ST के ऑप्शनल से लेकर STX प्लस ऑप्शनल तक मिल जाता है। बट एनीवेज पर्टिकुलरली इस गाड़ी को देखोगे तो ये रूफ रेल के साथ हाँ वो एक बॉक्सी शेप है, ऊंची शेप है, प्रॉपर SUV शेप यहाँ पर मिलती है। सेगमेंट फर्स्ट यहाँ पर फ्लश डोर हैंडल है। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को खोलना बड़ा टीडियस काम लगता है। अब मान लो आपके हाथ में 2 थैले हैं, ठीक है, और आपको ये खोलना पड़े। 2 थैले मान लो मैंने पकड़ रखे हैं तो मैं उसको खोलूँगा कैसे? वरना क्या होता है, ऐसे उंगली डाले खोल लिया, कहीं से जुगाड़ बना लिया, यहाँ जुगाड़ नहीं बनता, ये उसको आपको ऐसे खोलना पड़ेगा। बट ये नीट लगता है, ट्रेंडी है आजकल, तो चल रहा है। इसके बाद ORVM की बात करें तो इसके नीचे पडल लैम्प भी है, और यहाँ पर पडल लैम्प है, ऐसे एकदम नीचे प्रोजेक्शन आता है, किया विया लिखा हुआ आ जाता है। इसके नीचे कैमरा भी लगा हुआ है, ये कैमरा काम करता है आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम आता है ये। अगर आप ये पहला विंडो देखोगे तो ये बहुत अनयूजुअल सी शेप आपको लगेगी। जनरली अभी तक जितनी गाड़ियाँ हम देखते रहे हैं उसमें ऐसी शेप नहीं आती, तो थोड़ा सा आपको OCD होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको ठीक होने लगेगा। पीछे सेकंड विंडो भी देखोगे आप तो ये सेकंड विंडो का भी साइज़ अच्छा खासा है, बड़ी विंडो लगती है। जो एक चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा खटकती है कि भाई देखो ये विंडो ये ऐसे यहाँ तक कट गई, इसका थोड़ा से मतलब बेसिकली इन दोनों में पहले और फ्रंट और सेकंड में सिमेट्री नहीं है, तो वो वही जो मैं OCD वाली बात कर रहा था, वो वाली OCD वाली फीलिंग थोड़ी सी आती है। इसके बाद जो तीसरा वाला ग्लास है वो तो ठीक है, ऐसी कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ रियर व्हील आर्च के ऊपर आओगे तो ये व्हील आर्च भी अच्छा खासा चौड़ा है, और नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट लगी हुई है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल पूरा फिर से देखते हैं अपन लोग। ये देखो मैं साइड होता हूँ, आपको पूरा का पूरा साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, बढ़िया लगती है, इसकी लंबाई बहुत बेहतरीन है। डायमेंशंस के बारे में भी बात करेंगे अभी। तो कुछ ऐसी साइड से दिखती है, आप जब रोड पे लेके निकलोगे तो आपको वाकई लगेगा कि आप एक बेहतरीन बड़ी SUV चला रहे हो, और रोड प्रेजेंस के हिसाब से बढ़िया चीज़ लगेगी। उसके अंदर आपको कोई भी शिकायत और कमी एज सच नहीं आएगी। इसकी लेंथ के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी 3995 mm लंबी है, जो कि सोनेट की लंबाई के बराबर है, ब्रेजा की लंबाई के बराबर है, नेक्सॉन की लंबाई के बराबर है, वेन्यू की लंबाई के बराबर है, और XUV 3XO से लंबी है। विड्थ के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी 1805 mm चौड़ी है, जो कि सोनेट हो, ब्रेजा हो, नेक्सॉन हो या फिर आपकी वेन्यू हो, उन सबसे लंबी है। बस ये 3XO से थोड़ी सी छोटी है। इसकी हाइट के बारे में बात करूँ तो ये 1680 mm ऊंची है, जिसको कंपेयर किया जाए तो ये अपने सेगमेंट में बाकी सबसे बड़ी है। चाहे ब्रेजा ले लीजिए, चाहे नेक्सॉन ले लीजिए, चाहे 3XO ले लीजिए, चाहे वेन्यू ले लीजिए, चाहे सोनेट ले लीजिए। व्हील बेस के बारे में बात कर लेते हैं अब जरा। 2550 mm का व्हील बेस है, और इसको ये जो व्हील बेस इतना लंबा है ना, इसका फ़र्क आपको अंदर नज़र आएगा जब अपन अंदर बैठेंगे। वाकई में गाड़ी अंदर बहुत स्पेशियस है। मैं आपको अभी इसका टीज़र दे देता हूँ। और अगर आप बात करें व्हील बेस की तो ये भी सेगमेंट का सबसे लंबा व्हील बेस है, सबसे ज़्यादा व्हील बेस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ इसके डायमेंशंस है। अब आइए गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ, अंदर चलेंगे, अंदर आपको लेके चलेंगे, आप चिंता मत करिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा वहाँ पे। हाँ, ऊपर से शुरू करते हैं अपन लोग, ठीक है। शार्क फिन एंटीना है, उसके बाद ये स्पॉइलर है, ये 2 चीज़ें आपको सब चीज़ सारे ट्रिम्स के अंदर मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है, इधर डिफॉगर भी है, वाइपर भी है। किया कनेक्ट 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इसके बारे में मैं आपको ड्राइविंग के दौरान बताता रहूँगा। इसी के साथ मेरे को लगता है कि गाड़ी पूरी मोबाइल फ़ोन बन जाती है।
ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर दिया है किया ने और अभी काफ़ी एडवांस कर दिया। एनीवेज दोबारा से हम रियर प्रोफाइल की तरफ घूम जाते हैं। ये देखो जी एल शेप के ऐसे टेल लैम्प्स हैं यहाँ पर और ये अच्छे लगते हैं जगमगाते हुए, मतलब वो गाड़ी को एक ब्रॉड जो लुक होता है ना वो देते हैं। दोनों एजेस पर इनको लगाया गया है। थैंक गॉड किया के डिज़ाइनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। इसके अंदर कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प नहीं लगाया भाई साहब, धन्य हो प्रभु। मैं दुखी हो गया था वो लाइन देख देख के, पीछे से हर गाड़ी एक जैसी लग रही थी। यहाँ पर फ्रेशनेस बिल्कुल है। तो दोनों तरफ टेल लैम्प, बीचों बीच किया की बैजिंग, सिरोस की बैजिंग, 7 DCD ट्रांसमिशन अपन लोग चला रहे हैं। इसमें मैनुअल भी आता है, 7 DCD आता है। पेट्रोल और डीजल में ये गाड़ी आती है। डीजल के अंदर 80 टॉर्क कन्वर्टर आपको मिल जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर भी सेंसर्स है, बम्पर पे सेंसर्स लगे हुए हैं, आप ये देखेंगे, ठीक है। इधर यहाँ बीच में कैमरा लगा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इधर साइड में आ जाओगे तो रियर में भी साइड में यहाँ पर भी सेंसर लगा हुआ है। इसके बाद अब ये वाले हिस्से की तरफ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट वगैरह मिल जाती है और रिफ्लेक्टर वगैरह ये सब लगाए हुए हैं। तो कुल मिला के अब एक बार फिर से लॉन्ग शॉट पे अपन लोग देखेंगे कि गाड़ी पीछे दिखने में कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, काफ़ी अनयूजुअल लग रही है। इकबाल जी थोड़ा वेट करिएगा उससे पीछे नहीं, वहाँ गड्ढा है। अच्छी लग रही है और नयापन है। मैं वही बता रहा हूँ, ये करण जौहर की पिक्चर नहीं है जो सबको पसंद आएगी, ये अनुराग कश्यप की पिक्चर है। ये कुछ ही लोगों को पसंद आएगी, लेकिन जिनको पसंद आएगी उनको खूब भा जाएगी। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर से बताते हैं कैसी है किया सेरोस अंदर से देखने में। क्योंकि किया ने कहा है कि अंदर हमने गाड़ी इतनी कंफर्टेबल कर दी है, इतनी प्रीमियम कर दी है, इतनी लग्जूरियस कर दी है कि जो आदमी आज भी सेडान खरीद रहा है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में सेडान नहीं है, तो उनका कहना है जो आदमी आज भी सेडान खरीद रहा है हम उसको सिरोस खरीदवा देंगे। देखते हैं इस दावे में कितना दम है गाड़ी के अंदर चल के। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ और चैप्टर नंबर 2 है इंटीरियर। सो इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी आंखों के सामने आएगी वो है स्टीयरिंग व्हील। डबल डी कट ये स्टीयरिंग है। देखो नीचे से भी डी बन रहा है, ऊपर से भी डी बन रहा है। उसका फ़ायदा ये होता है, देखो अगर ये राउंड होता तो मेरी थाइज में अटकता, बट ये राउंड नहीं है, डी है, तो ईजिली ये मैन्यूवर हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी किया के लोगों को साइड में कर दी है, बीच में नहीं अब साइड में। हो सकता है आने वाली किया की गाड़ियों में इस तरह से साइड में ही लोगो आपको मिले, क्योंकि Hyundai भी अपने लोगों को चेंज कर रहा है गाड़ी के अंदर और किया ने भी देखा है तो साइड कर दिया। एनीवेज अच्छा लेदराइट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश है स्टीयरिंग व्हील की। मेरे दाहिने हाथ की तरफ अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एडास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेन कीप असिस्ट वगैरह वो सब यहाँ से कर लोगे। MID के कंट्रोल्स भी यहाँ पर हैं, यहाँ से MID अप डाउन करना हो, क्रूज़ कंट्रोल सेट करना हो, वो सब चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। और अगर आप मेरे दाहिनी तरफ देखोगे, सॉरी पहले बाईं तरफ में एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ड्राइव मोड, यहाँ से आप बटन दबाओगे तो ड्राइव मोड स्विच होते हैं। जैसे मैं दबाऊँगा आप MID स्क्रीन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ग्राफिक नज़र आएगा। मैं दबाया, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड, तो 3 ड्राइविंग मोड्स हैं इसके अंदर। अब आते हैं दाएं हाथ की तरफ, इधर आएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले बटन है मोडे का, इससे गाड़ी अपने आप मुड़ती है। सॉरी ये मजाक कर रहा था मैं, इसका मतलब है मोड। बेसिकली इंफोटेनमेंट कंट्रोल है, यहाँ से आप अगर दबाओगे तो मोड वगैरह चेंज हो जाएंगे। आपको ब्लूटूथ पे जाना है, रेडियो सुनना है, जो भी चीज़ें सुननी है वो सब चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से वॉइस कमांड चलती है, इधर से सीक वाला बटन होता है ना जो कि नेक्स्ट ट्रैक चलाना है, पिछला ट्रैक चलाना है, अगला रेडियो स्टेशन सुनना है, पिछला सुनना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से होती है। और ये एक रोलर दिया है जो कि बड़ा ही अच्छा है, काफ़ी अच्छी फिनिश में। यहाँ से वॉल्यूम जो है वो अप डाउन होती है, इधर से आप फ़ोन उठा सकते हो और काट सकते हो। ये फेवरेट का बटन है। यहाँ से ट्रैक्शन मोड कंट्रोल हो जाता है, ट्रैक्शन दबाएंगे ऐसी, स्नो, मड, सैंड, 3 तरह के ट्रैक्शन मोड आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो कुल मिला के ये स्टीयरिंग की कहानी है। अब इसके बाद इसके पीछे की तरफ चलते हैं, जो आपको दूसरी चीज़ दिखेगी। ये एक बहुत बड़ी पूरी एक इंटीग्रेटेड स्क्रीन लगती है। तो ये 30 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, ट्रिनिटी स्क्रीन कहते हैं इसको ये। तो ये 2-3 स्क्रीन है बेसिकली, एक ही MID स्क्रीन है, एक यहाँ बीच में देखोगे छोटा सा ये पैनल है, उसके बाद एक ये वाली स्क्रीन है। तो कुल मिला के एक अच्छा यहाँ पर व्यू वगैरह मिल जाता है आपको। तो शुरू करते हैं MID स्क्रीन के साथ। ये वाली स्क्रीन पे नज़र मारेंगे अपन लोग। यहाँ पाओ तो देखो यहाँ पर आपको डिटेल मिलती है। एक तरफ यहाँ आप अगर देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर आपको वो मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है। उसके बाद बीच में आपको ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आप इसके अंदर और भी चीज़ें, स्पीड भी देख सकते हो। TPMS भी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद ये MID है, लास्ट रीसेट से कितना अभी तक चल चुकी है गाड़ी, क्या हो रखा है इसमें, रिफ्यूलिंग से क्या हिसाब किताब बन गया है, करंट ट्रिप स्टेटस वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इस साइड आएंगे तो यहाँ पर इसका टाकोमीटर है। ये देखो जैसे ही मैं इसको भगाऊंगा तो ये इस तरह से ये ऊपर दिखाई दे जाएगा। और अगर मैं इसका ड्राइव मोड चेंज कर देता हूँ, स्पोर्ट पे जाता हूँ, तो देखो कुछ इस तरह का ग्राफिक आपको देखने को मिलेगा।
इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, यहाँ एक बीच में जो छोटी स्क्रीन लगाई हुई है, ये बेसिकली एक तरीके से आप मान लो कि एयर कंडीशनिंग के लिए इन्होंने एक स्क्रीन दे दी है। मैं यहाँ से एयर कंडीशनिंग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ इस स्क्रीन से जाके। तो ये वाली स्क्रीन से आप शुरुआत करते हैं। भाई इसका टच रिस्पांस मक्खन मलाई है, इतना बढ़िया इसका टच रिस्पांस है, आपको वाकई में लगेगा नहीं कि एक कार की स्क्रीन है, एक मोबाइल से भी अच्छा रिस्पांस दे रही है स्क्रीन। उसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर की। देखो मैप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एप्पल कारप्ले दिख रहा है। अच्छा, किया की गाड़ी में अभी तक वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो नहीं आता था, बट अब उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने इसके अंदर वायरलेस दे दिया। अब इसको अंदर यहाँ पर खोलते हैं अपन लोग। तो चलो होम पेज से आगे बढ़ते हैं। तो एप्पल कारप्ले आ गया, वॉइस मेमो आ गया, शेयर डेस्टिनेशन, शेयर करनी डेस्टिनेशन, तो वो सब, वेदर देखना है तो वो ये किया कनेक्ट का फीचर है। कैलेंडर अपना आप इसके अंदर बना सकते हो। सेटिंग्स में अगर अपन जाएंगे, व्हीकल नेविगेशन, साउंड, फोन कनेक्शन, यूजर प्रोफाइल, वॉइस रिकग्निशन, किया कनेक्ट, क्लस्टर, बटन, डिस्प्ले, लेआउट, भाई दुनिया भर की चीज़ें हैं। आपको कैसा लेआउट चाहिए वो सब चीज़ें भी यहाँ से हो जाएगी। जैसे मैं इसको गॉड स्टाइल को अगर मैं सर्कल कर दूंगा, तो अब आप ये MID स्क्रीन देखो, यहाँ पर देखो चेंज हो गया ना, ये सर्कल में आ गया, वो वाला स्टाइल आ गया। उसके बाद यहाँ सर्कल में आ गया। अब इसके अंदर ग्राफिक स्टाइल भी अलग अलग है। तो जैसे मैं ये देखो लिंक स्टाइल A करूँगा मैं, तो यहाँ पर फिर स्टाइल चेंज हो गया है। स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे स्टाइल B करूँगा तो स्टाइल चेंज हो जाएगा, स्टाइल C करूँगा तो चेंज हो जाएगा। तो ये देखेंगे जैसे जैसे मैं वहाँ दबाता जाऊँगा, यहाँ पर स्टाइल भी चेंज होते जाएंगे। एनीवेज आगे आ जाएंगे तो यहाँ से और भी दुनिया भर की चीज़ें आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एम्बियंट लाइटिंग है भाई गाड़ी के अंदर, 64 कलर की कुछ तो ऐसी एम्बियंट लाइटिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली। एडास कि आपको क्या ऑन चाहिए क्या ऑफ चाहिए वो सब चीज़ें। इधर वाली तरफ आओ आप, यहाँ पर स्पोर्ट, वैले मोड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ व्हीकल डायग्नोस्टिक। अब मैं अगर मान लो मेरी गाड़ी में कुछ इशू आ रहा है, मैं व्हीकल डायग्नोस्टिक्स पे जाऊँगा, तो ये मेरे को पूरा सिस्टम बता रहा है कि सिस्टम ऑल ओके है। मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग नॉर्मल काम कर रहा है, एयर बैग कंट्रोल काम कर रहा है, TPMS काम कर रहा है, इंटीरियर ब्रेकिंग एंड बॉडी कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम काम कर रहा है। तो मैं यहीं से ही ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ, उसकी मदद से ही मैं इसके सारे डायग्नोसिस चेक कर सकता हूँ। आपको एक्सटर्नल कंप्यूटर जोड़ने की जरूरत नहीं है कि आपको पता लगाना कि प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा जो किया कनेक्ट 2.0 है, उसको इतना एडवांस कर दिया इन्होंने, आपकी गाड़ी इससे कनेक्टेड रहेगी। मान लो गाड़ी के अंदर कोई एक एरर की लाइट जल जाती है, आपको क्या करना है, आपको हेल्पलाइन के ऊपर फ़ोन करना है। आप जैसे हेल्पलाइन के ऊपर फ़ोन करोगे, ओवर द एयर अपडेट्स के माध्यम से, OT अपडेट के माध्यम से आपकी गाड़ी काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो वहाँ पर कॉल सेंटर में इनका टेक्नीशियन बैठा हुआ है, वो वहाँ से ही आपकी गाड़ी को रिमोट पे ले लेगा, और वहाँ से ही जितनी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसको वो OTA के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ECUs हैं जिनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इससे थोड़ा सा अपन लोग नीचे आते हैं, और यहाँ देखो बहुत प्रीमियम सेटअप है यहाँ पे बटन्स का। इधर सेटअप का बटन आता है, इसको दबाएंगे तो सेटअप खुल जाएगा। यहाँ से आपको फेवरेट वाला बटन मिल जाता है, मीडिया। इधर ये एक वॉल्यूम टॉगल करने के लिए एक रोलर दिया हुआ है, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है मामला। सर्च, मैप, होम, ये सब चीज़ें यहाँ से आती है। अच्छी चीज़ देखो आप क्या किया नहीं, टच में सब कुछ दिया है, साथ में बटन में भी सब कुछ दिया है। तो कुछ जो ऐसे ब्रांड है जो सारी दुनिया स्क्रीन के अंदर घुसा देते हैं, आई थिंक दे शुड लर्न कि देखो भैया हर चीज़ स्क्रीन में नहीं हो सकती। स्क्रीन में दे भी दो, बट रिलायबिलिटी को और एक लेवल आगे ले जाने के लिए आपको बटन्स चाहिए होते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है। उसके नीचे यहाँ पर AC वेंट्स वगैरह दिए, अच्छा साइज़ है, और यहाँ पर फिर एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स दिए हैं। अब वही चीज़ देखो, इधर स्क्रीन के अंदर भी एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स हैं, है ना। टच से करना चाहता है कोई टच से कर ले, अगर बटन्स चाहिए तो बटन्स भी है यहाँ पर, और बहुत अच्छी फिनिश, बहुत बढ़िया फिटिंग, कोई भी शिकायत नहीं। अच्छा प्रीमियम मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया है। उससे आप और थोड़ा सा नीचे आओ, अगर आपने कभी इंजीनियरिंग पढ़ी है तो पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंदर एक बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करके चैप्टर आता है, वहाँ पर गेट्स बनाते हैं, और ये बिल्कुल वैसा सही डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर C टाइप का एक पोर्ट है, इसके अंदर आप चार्जिंग करना चाहते हो, चार्जिंग प्लस एप्पल कारप्ले चाहिए तो यहाँ हो जाएगा। आपको सिर्फ चार्ज करना है तो यहाँ हो जाएगा, विच इज़ गुड। आई थिंक कि अगर एक ऐसा भी ऑप्शन अगर हो जाता कि नॉन चार्जिंग ओनली कारप्ले, क्योंकि इसमें फ़ोन गर्म हो जाता है, और यहाँ से आप सिर्फ चार्जिंग करना चाहते हो तो 2 C टाइप के पोर्ट यहाँ पर है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पर है। उसके बाद और फिर फ़ोन चार्ज करना है तो जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड है, और इसका लुक एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। एंड अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, किया के वायरलेस चार्जिंग पैड वाकई अच्छे, किया एंड hyundai दोनों के, ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। फ़ोन हिलता विलता भी है तब भी देखो ऐसा कुछ इशू नहीं आता, फ़ोन चार्ज होता रहता है। इससे थोड़ा सा और पीछे आएंगे, सेंटर कंसोल के अंदर हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखें, ये DCT का शिफ्टर है, गियर शिफ्टर है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है, इधर सेंसर मिल जाता है, और इधर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। क्वालिटी लाजवाब, ये देखो
360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी देखो एक बारी आपको, और डिटेलिंग मैं कह रहा हूँ भाई साहब गजब डिटेलिंग है, एकदम GTA सैन एंड्रियास वाली। ये देखो मैंने स्टीयरिंग घुमाया तो इसका ये टायर घुमा, मैं स्टीयरिंग सीधा करूँगा तो टायर सीधा हो गया। अब मैं इसके अंदर इंडिकेटर दे के देखता हूँ, नहीं इंडिकेटर वाली नहीं है बट टायर की डिटेलिंग है। इनफैक्ट जब मैं अगर गाड़ी थोड़ी सी चला भी दूँ तो आप देखना कितनी स्मूथ ये गाड़ी चलती है और बिल्कुल रियल टाइम में चलती है। तो अपन इसको अब रोक देते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। सो मेरा कहना है कैमरा क्वालिटी सुपर अमेजिंग फैंटास्टिक, बिल्कुल आईफोन जैसी, सॉरी कोरियन ब्रांड है, सैमसंग जैसी। पीछे आएंगे, इधर आ जाओ। यहाँ पर आपको अच्छी खासी एक स्टोरेज स्पेस मिलती है। आप ये देखेंगे तो ये आप चाहो तो इसको बंद कर लो, ठीक है, कप होल्डर को, ये दोनों कप होल्डर ऐसे बंद हो जाएंगे और आपकी एक सिंगल स्पेस बन जाएगी। नहीं तो आप इसको खोल दोगे तो ये दोनों होल्डर खुल गए और यहाँ पे अपन ऐसे सामान रख सकते हैं जैसे अपन ने यहाँ रख रखा है। एक ये स्पेस होगी। और थोड़ा सा पीछे आ जाओ भाई साहब, यहाँ आपको अंडर आर्म स्टोरेज भी मिल जाती है। इधर बेहतरीन जगह है, काफ़ी सारी जगह है और बढ़िया जगह है। अब एक बारी पूरा डैशबोर्ड निकालो, पूरा का पूरा अच्छे से डैशबोर्ड देखो, खूबसूरत, वाकई में अप मार्केट, वाकई में प्रीमियम, बेहतरीन दिखने वाला इंटीरियर यहाँ पर किया सेरोस के अंदर दिया है और ये काम किया बहुत अच्छे से करने जानता है। 8 हार्मन कार्टन के स्पीकर लगे हुए हैं, साउंड क्वालिटी अमेजिंग है, उसके अंदर इशू नहीं है। यहाँ पे आओगे तो इधर आपको ये कैबिन लैम्प वगैरह मिल जाते हैं और एक पैनोरामिक सनरूफ। इस सेगमेंट के अंदर पैनोरामिक सनरूफ कोई नहीं देता, किया दे रहा है सेरोस के साथ। और इसके अगर आप नीचे के वेरिएंट भी लोगे ना, ये नहीं कि सिर्फ टॉप में या ऊपर के कुछ 2-4 वेरिएंट में, नीचे के वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर भी छोटी सनरूफ मिलेगी, बट यहाँ पर पूरी की पूरी एक पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत बड़ी सनरूफ है, बट भगवान के लिए इसमें से अपने बच्चे बाहर मत निकालना। अगर आपको बालक नहीं पसंद अपना तो पैदा मत करो, अगर कर लिया है तो भगवान के लिए उसकी सुरक्षा करो, इसमें से बाहर मत निकालो। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, सेकंड रो की भी हैं और वेंटिलेशन का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑन ऑफ करके सीट को ठंडा वंडा कर सकते हो, तो खाली ठंडी होती है सीट, विच इज़ गुड। जो ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, देख रहे हो आप, 4 वे। ये सीट पीछे गई, ये सीट आगे गई, और ये ऐसे भी हो गई। हाइट वेट जैसे होती है बट वो मैनुअल है, ठीक है। तो अपना जो विचार है, अब विचार बना लेते बैठने का। तो मतलब कानूनन तौर पे कुछ ऐसी मेरी ड्राइविंग पोजीशन होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको और रिक्लाइन कर लेता हूँ, थोड़ा और कंफर्टेबल। तो मैं कुछ ऐसे मुझे गाड़ी चलानी चाहिए, हल्का सा चलो मैं और थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पीछे स्कोप कम दिया जाए, बट ये ठीक है, ये ड्राइविंग पोजीशन ठीक है। 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है। अब सेकंड रो में चलो, वहाँ चल के गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, चलो। तो अब सेकंड रो में आते हैं जहाँ पे किया ने बड़े बड़े दावे करे और सही करे हैं वैसे तो। एक मिनट, धूप आ रही है, रुको ये लगाता हूँ। ओहो हो भाई साहब, सेकंड रो में आपको ये सनशेड भी मिल जाता है, दोनों तरफ, दोनों शीशे पे आपको ये मिल जाएगा ताकि धूप अंदर ना आए। अब सुनो जी, ये है सेकंड रो और ये सीट रिक्लाइन हो जाती है, इतनी रिक्लाइन आप इसको कर सकते हो और ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा नहीं। और ये फिर सीधा चाहो तो आप कितना भी कर लो। मान लो मैं इतना सीधा करना चाहता हूँ तो मैं आराम से इतना सीधा कर सकता हूँ इसको, और इसका रिक्लाइन एंगल इतना पीछे नीचे तक चला जाता है। अब आप देखो यहाँ पर नी रूम और लेग रूम कितना है। भाई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट मैं लिटरली बताऊँ, इनोवा जैसी गाड़ी के अंदर आपको इतना नी रूम और इतना लेग रूम मिलता है, लाजवाब, अमेजिंग। ये देखो, अगर आप सांप की तरह बैठ के जाना चाहते हो, है ना, तो आप यूं बैठ के जा सकते हो। ये है इसकी सेकंड रो और ये बहुत अमेजिंग सेकंड रो है। इससे अमेजिंग सेकंड रो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी एसयूवी में मिलेगी, चाहे आप इन्हीं की सेल्टॉस में चले जाओ। तो बेहतरीन लेग रूम है, बेहतरीन हेड रूम है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अमेजिंग स्पेसिंग है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि सेकंड रो भी वेंटिलेटेड है, तो यहाँ देखोगे तो डोर में ही यहाँ पर सीट वेंटिलेशन के लिए बटन लगा रखा है इन्होंने, तो आप यहाँ से अपना सीट को ठंडा कर सकते हो। अच्छी फीलिंग सेकंड रो में आपको मिल जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो इधर भी एसी वेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर 2 सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट है। तो गाड़ी में चार्जिंग पोर्ट तो दुनिया भर के दिए हुए हैं कि आप जितना माल चार्ज करना है करते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थोड़ा सा इसको अपन डिसेंट साइज़ पे कर देते हैं ताकि उसके बाद फिर हम बूट स्पेस चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से इतना रिक्लाइन एंगल लेके अगर चला जाए तो आप आदमी कितनी भी लंबी दूरी पर जा सकते हो। उसके बाद भी आप देखो कितनी स्पेस यहाँ पर बची हुई है, ठीक है। तो मैं चलो दोनों सीट्स को मैच कर देता हूँ, मैंने ये मैच कर दी। अब जरा बूट स्पेस चेक करते हैं, चलो चलें बूट स्पेस की तरफ चलते हैं। किया साहब ने कितनी जगह दिया आपको सामान रखने के लिए। एक तो यार ये गाड़ी इतनी प्रीमियम हो जाती है ना अंदर से कि लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, बट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल टेल गेट है।
390 लीटर से 465 लीटर तक की बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिलती है। और इसको खोलेंगे कैसे, चलो कोई नहीं, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ अंदाजन। इसके अंदर भी डिसेंट सामान आ जाएगा, जो मैंने रिक्लाइन एंगल इसका अपने हिसाब से सेट किया है। अभी इसका रिक्लाइन एंगल और आप कम कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ इस एंगल को, और ये वाली सीट मैंने आगे करी थोड़ी सी, इस वाली सीट को इसके साथ मैच करते हैं अपन लोग, यहाँ तक मैच कर दूँ तो अब आप देखो कितनी स्पेस आ गई। सो वो जो एक एसयूवीज़ के अंदर स्पेस कंस्ट्रेंट वाली बात होती थी ना, वो बात अब सिरोस के अंदर तो एटलीस्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर जो पिछला वाला अपना पोजीशन था जहाँ पे रिक्लाइन मैंने कर रखी थी, सीट को थोड़ा ज़्यादा कर रखा था, उसके बावजूद भी अच्छी खासी बूट स्पेस थी कि 4 लोग अगर जा रहे हैं गाड़ी के अंदर तो 4 लोगों का सामान आ जाएगा। कुछ 3 से 4 बड़े सूटकेस भी आ जाएंगे, डफल बैग्स वगैरह भी आ जाएंगे, वो वाली तकलीफ यहाँ पर नहीं आएगी। पीछे यहाँ पर सबवूफर भी लगा हुआ है, तो जो 8 स्पीकर्स की बात हो रही थी उनमें से एक जो सबवूफर है वो यहाँ पर है। कुल मिला के बात जो है, बात ये है कि बात यही है, देखो गाड़ी प्रीमियम बनाई है अंदर से। बाहर से दिखने में मैंने आपको बताया कि किसी को हो सकता है बहुत अच्छी लगे, किसी को हो सकता है कि उतनी ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन गाड़ी में अंदर माहौल है, जितनी स्पेस अंदर दी है उतनी कहीं नहीं है। अब यार इसको चला के देखते हैं ये चलाने में कैसी है। हम ये पेट्रोल वाला वेरिएंट चला रहे हैं, 7 DC ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है ये, 1 लीटर के टर्बो इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। काइंड ऑफ ये सोनेट वाला इंजन है, हल्के फुल्के इसको अलग से ट्यून किया हुआ है क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। चलो पहले गाड़ी चलाओ यार, फिर बात करते हैं आगे। डिग्गी बंद करो, लेट्स गो इन किया सिरोस, चलो। अब बारी है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है इसका ड्राइव इंप्रेशन। इसके अंदर जो इंजन है, पेट्रोल इंजन, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, GDI पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जो कि 118 PS की लगभग पावर निकालता है और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। सो टॉर्क ठीक है, पावर फिगर के हिसाब से तो देखा जाए ठीक है। एक डीजल इंजन भी आता है इसके अंदर जो कि लगभग 114-15 PS की पावर निकालता है और 250 Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 7 स्पीड का DCT पेट्रोल में मिलता है, एंड 6 स्पीड का AT और 6 स्पीड का मैनुअल आपको डीजल में मिल जाता है। तो ये तो होगी इसकी टेक्निकलिटी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें किया ने और क्या क्या किया। उन्होंने कहा देखो हमने सस्पेंशन वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लगा के ना इसको बेहतर बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है, अभी तो खैर मैंने ड्राइव ऑन रिकॉर्ड अभी शुरू करी है, बट मैं ड्राइव तो उसको कर ही रहा था, काफ़ी देर से कर रहा था ड्राइव, मतलब लगभग मैंने 50 किलोमीटर इसको ड्राइव कर लिया था। तो उस केस के अंदर मैं बताऊँ, मुझे हल्की सी जो ड्राइव है वो बम्पी लगी। मुझे लगा वो और ज़्यादा स्मूथ हो सकती थी। बम्पी क्यों लगी इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, मतलब वो किया ही इसका जवाब दे पाएगा। स्टीयरिंग बहुत अमेजिंग है, बहुत स्मूथ स्टीयरिंग है। इसका मैं मोड अभी क्या है अपना नॉर्मल है, स्पोर्ट मोड करता हूँ तो देखूँ स्टीयरिंग में, स्पोर्ट मोड करते स्टीयरिंग में वज़न ऐड हो गया है, और विच इज़ वेरी गुड, तो उसको भी मज़ा आ रहा है चलाने में। और जैसे ही मैं इसको इको मोड पे कर दूंगा तो ये देखो इसके अंदर से वज़न चला गया है और स्टीयरिंग अब नॉर्मल हो गया है। ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अब मुझे लगता नहीं है, रेयरली कोई गाड़ी होती होगी जिसके ब्रेकिंग में कोई शिकायत करता होगा कि यार इसकी ब्रेकिंग में शिकायत है। एडास जो है वो मुझे सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा फीचर लगता है, और आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी मुझे तो लगता है कि बेहतर बनाता है। आपने कभी अगर एडास यूज़ किया हो तो ये बात आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब ज़रा इसकी पावर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी एक यहाँ पर खुली सी सड़क है जहाँ पे हम हल्का सा पंच दे पाएंगे इसके अंदर। पंच तो अलग ब्रांड हो गया, बट एनीवेज, तो जो इसके अंदर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, ये देखो जब आप पेडल प्रेस करते हो वो आपको पावर तो देता है, लेकिन आपको वहाँ पर हल्का सा ऐसा महसूस होगा कि उसको थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। वो एक स्मूथली तेज़ी से नहीं जाता। ट्रांजिशन जो है वो पता लगता है कि गाड़ी ताकत ले रही है, गाड़ी खींच रही है इसको। और NVH लेवल्स जो है उसको बेहतर करने की बात किया ने प्रेजेंटेशन में तो की थी, एंड आई थिंक करा भी है, क्योंकि 1 लीटर इंजन की अगर आप बात करें तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, बहुत शोर आता है, ऐसा लगता है कि डीजल चला रहे हैं। बट यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको भी आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ, आप सुन के देखिएगा, मैं माइक भी अपना बाहर निकालता हूँ। तो हल्की सी नॉइज़ ज़रूर है यहाँ पर, बट वो हल्की सी ही नॉइज़ है, एज सच वो कोई ज़्यादा ख़राब नॉइज़ नहीं है जैसी मैंने 1 लीटर इंजन के अंदर देखा है, महसूस किया है। कुछ कंपनियों के 1 लीटर इंजन ऐसे हैं कि भाई साहब ऐसा लगेगा आपको कि आप वाकई में ट्रक ही चला रहे हो।
बट यहाँ पर उस मामले में अच्छा काम है, वाइब्रेशंस भी एज सच इसके अंदर आपको महसूस नहीं होगी, तो एक कंफर्टेबल ड्राइव आपको ज़रूर महसूस होगी, अदर देन द फैक्ट कि हल्की सी बम्पी राइड वो हो जाती है। अब ये देखो इसके अंदर एडास भी चल रहा है, साथ साथ लेन की असिस्ट एक्टिवेटेड है, एंड मेरी आप यकीन माने किया और hyundai से बेहतरीन एडास नहीं बनाता कोई, किसी के पास वो टेक्नोलॉजी मैंने तो नहीं देखी अभी तक, जो भी मेरा लिमिटेड ज्ञान है, छोटा मोटा ज्ञान है, मैंने देखा कि किया और hyundai से बेहतर एडास किसी कंपनी ने बनाया हो। स्टॉप एंड गो का भी इसके अंदर फंक्शन है। सो बेसिकली क्या होता है कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, मान लो मैंने स्पीड 40 पर सेट कर दी या 60 पे 80 पे सेट कर दी, और आगे कोई गाड़ी है जो कि 60 पे चल रही है, तो मेरी गाड़ी अपने आप 60 की स्पीड पर आ जाएगी। अगर वो गाड़ी हॉल्ट हो जाती है, बिल्कुल जीरो रहती है, तो गाड़ी अपने पूरी रुक जाएगी। फिर जैसी वो गाड़ी आगे चलना शुरू होगी तो ये गाड़ी उसके साथ साथ आगे चलना शुरू हो जाएगी। रियर कोलिजन अवॉइडेंस है, अगर आप मान लीजिए गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, पीछे से कोई इनकमिंग ट्रैफिक है, तो गाड़ी अपने आप ब्रेक मार लेगी, पहले वार्निंग देगी, फिर अगर आप एक्ट नहीं करते तो ब्रेक भी मार लेती है। सेम चीज़ फॉरवर्ड के साथ भी होती है, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस भी होती है। बीम अपने आप एडजस्ट हो जाती है, सामने से लाइट आ रही है तो उसके हिसाब से अपने आप गाड़ी अपनी बीम वगैरह को एडजस्ट कर लेगी। 16 एडास के फीचर इसके अंदर आते हैं, एडास लेवल 2 के साथ इसके अंदर। और माइलेज के बारे में बात करूं तो देखो अभी तक मैंने इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया, हम इसका जल्दी ही एक सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट करेंगे जैसी गाड़ी हमें ये अवेलेबल हो जाएगी। बट जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे बहुत सारे ऑटो जर्नलिस्ट दोस्त आ रहे हैं, कुछ लोगों ने माइलेज टेस्ट किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या माइलेज आई, तो मेरे को जो फिगर सामने आई है वो 15-16 की आई है, एंड आई थिंक कि हाँ 15-16 18 के आसपास की क्लेम करते हैं। तो 14-15 के आसपास आपको मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में, जहाँ पे थोड़ी सी सिटी ड्राइविंग भी मौजूद होगी, थोड़ी सी हाईवे ड्राइविंग भी होगी, वो सारी ड्राइविंग कंडीशंस एक साथ करते हुए आपको इतनी 15 के आसपास की माइलेज ये गाड़ी आराम से देगी। आप इतना यकीन मान सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, डीजल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डीजल का डेटा अभी हमारे पास है नहीं। हॉर्न बढ़िया है भाई, किया का पै पै हॉर्न, ये जो अपना hyundai किया का चलता है सिग्नेचर हॉर्न, वो वाला हॉर्न है इसके अंदर। अच्छा, डीसीडी ट्रांसमिशन भी इसका ठीक काम कर रहा है, मतलब जो शिफ्ट्स हैं वो आवाज़ में पता लगेंगे, बट आपको ड्राइविंग में शायद ऐसे पता ना लगे। जब आप शिफ्ट कर, जब जैसे जैसे गेयर शिफ्ट हो रहे होते हैं, अगर आप एकदम हार्ड प्रेस करोगे तब तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा शिफ्ट, बट अगर आप एक जेंटल प्रेस कर रहे हो गाड़ी को, तो आपको शिफ्ट वगैरह कुछ खास ज़्यादा महसूस नहीं होंगे कि गाड़ी कब कब में शिफ्ट होगी, कैसे कैसे आगे निकल गई। और लो एंड टॉर्क मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था, वो और थोड़ा मज़ेदार होता अगर लो एंड टॉर्क अच्छा आ जाता। तो हाई एंड टॉर्क का देखा जाए तो हाई एंड टॉर्क ठीक है, डिसेंट है, वहाँ पे इशू नहीं है। तो ओवरऑल ड्राइविंग के बारे में बात करें, 10 में से अगर मेरे को आप कहोगे कि नंबर देना है तो मैं शायद इसको 8.5 नंबर दूंगा। इतनी बेहतरीन गाड़ी है ये, चलाने में अंदर बैठ के मज़ा आता है, एक अच्छी फीलिंग आ रही है, एक प्रीमियम फीलिंग आ रही है किया सेरोस को चलाने में। तो इसी साथ ये चैप्टर होता है यही समाप्त। अब चलते हैं इसके चौथे चैप्टर की ओर, और चौथा चैप्टर है सेफ्टी। ये गाड़ी कितनी सेफ है और कितनी नहीं, इसके बारे में बात करना है। देखिए कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग वगैरह इसकी है नहीं, और हाल ही में हमने बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी देखी है क्रैश टेस्ट को लेकर कि स्पॉन्सर्ड होते हैं तो रेटिंग मिलती है। तो आई थिंक कि अब हमें उसे ग्लोबल एनकैप के बारे में तो एटलीस्ट बात नहीं करनी चाहिए। भारत एनकैप अगर कुछ आता है तो उसके बारे में फिर आगे चर्चा हो सकती है। किया का ये कहना है कि भैया हमने इसके अंदर हॉट स्टैम्पिंग करी अच्छे से, हमने इसके अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील को काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया है, वो काफ़ी उसको काफ़ी जगह पे लगाया है, जितने भी की पॉइंट्स हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एयरबैग्स वगैरह अच्छे से भर भर के डाल ही दिए, 6 एयरबैग्स वगैरह आपको मिल ही जाते हैं। और जो सेफ्टी आपकी और एनहांस होनी होती है वो होती है आपकी एडास लेवल 2 के साथ, आपकी सेफ्टी और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और कई सारे सेफ्टी फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब कि हर आपको वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ओवरऑल पैकेज के हिसाब से ये गाड़ी अपने आप में एक सेफ कार ज़रूर है। देखिए किसी भी गाड़ी की बॉडी को ना टक 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 बजा के उससे सेफ्टी चेक नहीं होती है, वो सेफ्टी का मापदंड है ही नहीं, वो सेफ्टी का मायना ही नहीं है। सेफ्टी ना गाड़ी के शेल में होती है। मान लीजिए कि आपकी ऊपर स्किन है, यार स्किन तो कटेगी ना, मजबूती हड्डी में होनी चाहिए, आदमी गिरे तो उसकी हड्डी ना टूटे। तो जो शेल होता है ना वो इसकी हड्डी है, हड्डी के ऊपर हड्डियाँ मजबूत बनाई हुई हैं, ऊपर स्किन नाजुक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो इसकी हड्डी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब गाड़ी से उतर लेते हैं और इसके आखिरी चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अब चैप्टर, लास्ट चैप्टर, 5th चैप्टर और द एंड चैप्टर, क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए आज की डेट में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसको ना खरीदा जाए, है ना। खरीद तो आप कोई भी गाड़ी सकते हो, हर गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी तो होती है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके अंदर खामियां कितनी हैं। देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर कुछ खास खामी है नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डिज़ाइन हो सकता है आपको
थोड़ा सा अटपटा लगे, अगर आपको डिज़ाइन जचता है ना, तो आप ये गाड़ी ले लेना बिना सोचे। उसका रीज़न बता दो। सबसे पहले तो किया का ट्रस्ट है एक, कुछ भी कहो, किया की गाड़ियाँ रिलायबल हैं और इनके पास अपना एक बढ़िया सर्विस नेटवर्क भी है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी में दिक्कत नहीं आती, एज सच पार्ट्स की कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है। गाड़ी हाई ऑन टेक्नोलॉजी है, तो आपको एक थोड़ा सा उसके साथ रूबरू होना पड़ेगा, राब्ता बढ़ाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ है इस गाड़ी के अंदर, तो लंबी दूरी में ये देखना पड़ेगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कितने ज़्यादा रिलायबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जब वो इतने ECU की बात करते हैं, वो बात करते हैं OTA से उनको अपडेट कर देने की, तो उनके अंदर कितनी रिलायबिलिटी। हालांकि मुझे काफ़ी यकीन है कि काफ़ी रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे इनके, बिकॉज Hyundai किया सेम कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कोरिया से ये लोग आती है इनके पास, एंड वहाँ पर अच्छी इनकी लैबोरेटरीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग होती है। गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको फिर वही बोलूँगा कि आपको वाकई में थोड़ी सी हट के गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी जिसके अंदर स्पेस हो, एक गाड़ी जिसमें थोड़ी प्रीमियमनेस हो, आप बिल्कुल ये गाड़ी ले सकते हो। मार्केट में ये सेगमेंट में किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है, ये सेगमेंट बना ही किया रहा है, ऐसा लग रहा है किया का बनाया हुआ सेगमेंट। अब देखते हैं बाकी ब्रांड इसके अंदर क्या करते हैं। खैर, आपको ये गाड़ी कैसी लगी अब आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे साथ कितनी मिलती जुलती है आप ज़रूर बताइएगा। आपका किया के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। जब भी सीट बेल्ट नहीं, जब भी गाड़ी चलाना सीट बेल्ट ज़रूर लगाना। एक अच्छे मानव बनना। जय हिंद कहना।